सो हेलो गाइस, आई एम बैक। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ये आप सभी को पता होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, मैं जो मेरा कुछ दिनों का गैप हुआ, 2-3 दिन का, इंटरनेट की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पर इंटरनेट के वायर्स कट गए थे और आई गॉट इट फिक्स्ड फास्टली, बट फिर भी 2-3 दिन लग गए। तो सॉरी सॉरी टू यू ऑल फॉर ऑल दिस हैपनिंग्स। बट क्या करें, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, होती रहती है देश में। डिजिटल इंडिया हमारा होने की कोशिश कर रहा है और चल रहा है, देखते हैं कब तक हो पाता है। सो गाइज, मैं आज ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड ले रहा हूँ जस्ट टू चेक कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर हम लोग कल से लाइव आना शुरू कर देंगे। सो गाइज, bear with me. So let's start the topic. Hello and welcome, or I would rather say a warm welcome to all of you on the UPSC channel Mission UPSC. ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी स्टूडेंट्स। यहाँ पर केवल डिटेल्ड स्टडीज होंगी, यूपीएससी की बातें होंगी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड बातें होंगी। यहाँ कोई बैंक पीओ और इन सब की चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें नॉर्मल जनरल स्टडीज नहीं करना। आर एम इज टू क्रैक यूपीएससी। सो फर्दर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने क्लासेस के बारे में बताना चाहूंगा, जिस टाइप की मैं क्लासेस लेता हूँ। ठीक है ना? तो मैं आपको अगर क्लासेस बताऊं, एंटर कहाँ है भाई? ठीक है, अगर मैं आपको यूपीएससी की क्लासेस के बारे में अपनी बताऊं, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये है मेरा कोड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी क्लासेस हैं, ज्योग्राफी की मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? हिस्ट्री क्लासेस हमारे यूट्यूब पे दूसरे सर ले रहे हैं। मैं, अगर आप चाहेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे, तो मैं आपको स्पेशल क्लासेस में पढ़ाऊंगा। अदरवाइज आई एम टीचिंग यू ज्योग्राफी हियर, तो ओनली ज्योग्राफी, स्टिक टू द ज्योग्राफी। सो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए, ये हमारा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन है। अन अकेडमी, जैसे आप जानते हैं, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म चल रहा है इस समय स्टडीज के लिए। हर चीज आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है यहाँ पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन है यहाँ पर। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे जैसे आप चाहते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उनके नोट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ बेस्ट टीचर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के फॉर एग्जांपल मृणाल सर हैं, मृणाल पटेल सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जिन टीचर से पढ़ना चाहते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। आपको अगर स्पेशल क्लासेस करनी है, ठीक है, हमारे सेक्शन है, जैसे यूट्यूब पे हमारा चैनल चलता है, यहाँ पर हम पढ़ाई करवाते हैं, यहाँ फ्री है। ठीक है, स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास में अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। इट्स एक्सेस इज टोटली फ्री। इसको एक्सेस करने के लिए यू जस्ट हैव टू अप्लाई माय कोड। देखिए, एक तरीके से ये लॉक रहता है, जब आप इस लॉक को खोलना चाहें तो VSS10, ये मेरा कोड है, अप्लाई कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। जितनी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस पे जिन जिन लोगों की भी डली है, आप सबकी क्लास देख सकते हैं। आपको मेरा एक कोड अप्लाई करना है यहाँ पर फ्री क्लासेस में। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे आप प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं, आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, ठीक है, सॉरी, प्लस क्लास लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी डिटेल में मिस नहीं करना चाहते हैं कि भैया 1 साल ही है मेरे पास, मुझे इस टाइप का कोई टेंशन नहीं चाहिए, पूरे तरीके से 100% फोकस करके पढ़ना है, तो यहाँ पर आप पेड क्लासेस ले लीजिए हमारी। ये प्लस क्लासेस हैं। प्लस क्लासेस में आपको जाने के लिए, यहाँ पर आप जब जाएंगे, आपको ओटीपी मिल जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप VSS10, ये कोड अप्लाई कर दीजिए। ये कोड अप्लाई करेंगे, आपको 10% सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। वैसे हमारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे मैं आपको बताऊं, तो ये इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर ये प्लस क्लासेस है। ठीक है, प्लस क्लासेस के बाद प्लस क्लासेस मिलेंगी आपको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हमारा अन अकेडमी ऐप, तो आपको प्लस क्लासेस का ऑप्शन दिखाई देगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, आप अपना गोल चूज कर सकते हैं। सबके अलग अलग एग्जाम्स हैं। IIT की भी है, SSC है, CA का है, MPPSC है, व्यापम है। ठीक है, यहाँ सभी एग्जाम्स हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है यूपीएससी, तो आप यूपीएससी पे क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे, फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपको, अगर फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं,
तो आपको ये 12 मंथ्स का कोर्स लेना चाहिए। ये बेस्ट है, 1 साल का कोर्स लेना चाहिए। हमें प्रिपरेशन के लिए 1 साल लगता भी है। 2020 बहुत ही पास है हमारा 21, ठीक है, इसके लिए हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और गाइज एक और आपके लिए न्यूज़, हम एक पूरा का पूरा एक उद्देश्य करके हमारा प्रोग्राम है, हम वो लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जितनी भी चीजें हैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई जाएंगी यूपीएससी पे, ठीक है, यूपीएससी के लिए यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा कोड है, फिर आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आपका ये 49,000 फीस है, ठीक है ना, तो ये फीस आपकी घट के 44,550 हो जाएगी। आपको 4-5 हज़ार रुपए बच जाएंगे अगर आपने मेरा एक कोड अप्लाई कर दिया। एक गिफ्ट बॉक्स आएगा, वहां पर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये कोड मांगेगा, आप ये कोड डाल दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मूविंग फर्दर, ये सब मैंने आपको बता दिया, हमारी आइकॉनिक क्लासेस हैं। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल कोच, डेली आप क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, स्टडी प्लानर आपको मिल जाए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिल जाए, तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। सो यूपीएससी को, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे आपको ये होगा कि जो जो हमारे वीडियोस आएंगे, जो जो हमारे चैनल पे हमारे टीचर्स हैं आपके लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पे जब भी इनकी क्लासेस आएंगी तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। आपको याद रखने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एट अ टाइम उन्हें चालू कर सकते हैं और लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सोलर सिस्टम टुडे। सोलर सिस्टम की हम बात करें, सोलर सिस्टम हमारा क्या है, ठीक है। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से, ये किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो हम बात करेंगे यूनिवर्स की, ठीक है। ये ब्लैक है तो मैं इस पे व्हाइट ले लेता हूं। व्हाइट आ गया, ओके, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए यूनिवर्स है। यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर हमारी गैलेक्सीज आती हैं बहुत सारी। एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। इस गैलेक्सी में हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है, ठीक है। इसके अंदर जब आप जाएंगे, इसके अंदर कंटेंट होते हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम्स। हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सोलर सिस्टम्स बहुत से हैं, पर इसके अंदर सोलर सिस्टम आएगा। और सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ आएगा, जिस अर्थ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्स आता है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आती है, गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम के अंदर हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जिस प्लैनेट्स में हम अर्थ की बात डिटेल में करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा बहुत सबके बारे में जान लेना जरूरी है। आज का चैप्टर सोलर सिस्टम हमारा उसी से रिलेटेड है। पीछे के सालों में, कुछ सालों में इससे प्री में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हमारा पढ़ना इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोलर। सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर। तो इसको डिवाइड करेंगे हम। मेरा इंट्रोडक्शन की जिसने क्लास ना देखी हो वो जाकर देख ले, आपको ये समझ में आ जाएगा जब बोलेंगे। सोल मींस रिलेटेड टू सन, ठीक है। हर चीज का वर्ड्स होते हैं, हमको ये जो अजीब से वर्ड दिखाई देते हैं इन सब में कोई ना कोई मीनिंग छुपे रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो भाई ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, सोलर मींस रिलेटेड टू सन, सॉल मींस रिलेटेड टू सन। ये जो सॉल वर्ड है ये रोम से आया है, रोमन वर्ड है ये, ठीक है, ये रोमन वर्ड है हमारा। तो रोमन वर्ड सॉल क्यों आया है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारी जेनेसिस, हमारा ज्योग्राफी का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है। हमारी ज्योग्राफी की स्टार्टिंग, जब ज्योग्राफी पहली बार वर्ड बोला गया तो वो ग्रीक में आया। मैं आपको फिर बता दूं, ग्रीस में शुरू हुआ था। तो ग्रीक वर्ड, जैसे आपने सुना होगा ग्रीक में ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया, जियो मींस अर्थ। वैसे तो ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड है, पर उसका ओरिजिन जो है ज्योग्राफी के वर्ड का वो ग्रीक से हुआ। ग्रीक से फिर वो ट्रेवल करते हुए रोम आया। ज्योग्राफी की स्टडीज की बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई कुछ वर्ड्स ग्रीक में डेवलप हुए, कुछ डेफिनेशंस रोम में डेवलप हुई, फिर वो रोम से डेवलप होते हुए अरेबिया है, ठीक है। अरेबिक वर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं, अरेबिक वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनसून,
मौसिन, ठीक है, मौसिम बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इसलिए हिस्ट्री बताई थी, इस तरीके से स्कॉलर्स हैं स्टडी करी और चीजें आई, इसलिए ये जो वर्ड है ये रोम से आया, ठीक है, रोमन एम्पायर में जब ये डेवलपमेंट हुआ होगा, स्टडीज हुई होंगी, तो ये वर्ड वहां से आया। सोल मीन्स रिलेटेड टू सन, और जो सन का सिस्टम है उसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ये तो एक सीधी समझ में आने वाली बात है, सिंपल, ठीक है। ये आपके लिए मैंने घूमता हुआ ये बनाया है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, जो ये रिवॉल्व कर रहा है इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि अर्थ के अराउंड ये हमारे प्लैनेट्स, सॉरी सन के अराउंड हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारा, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये रिंग्स क्यों लगी हुई हैं, ये जैसे जुपिटर है, जो ये अब ये तो अपना सैटर्न है इधर लास्ट में है, तो ठीक है, ये अपना पांचवें नंबर का, ये अपने पांचवें नंबर का जुपिटर है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसमें रिंग्स क्यों हैं ये बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा अर्थ प्लैनेट है जो हमारा ये घूम रहा है, ठीक है ना। और आपको स्पीड से, ये डायग्राम ही मैंने इसलिए डाला है कि आपको स्पीड से भी समझ में दिमाग में रह जाएगा कि जो जितना दूर है वो इतना टाइम लेता है सन के रिवॉल्व होने के लिए। सन के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए वो उतना ही टाइम लेता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अर्थ इन अ सोलर सिस्टम की, हम बात करते हैं, ठीक है। तो एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर यू सी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, आप शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट देखते हैं। यू कैन ऑल्सो सी मून, बट मून इज ऑलवेज इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, वाई, ठीक है। ये क्यों होते हैं तो हम इसको देखेंगे। आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि भैया यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज appears at the different time and different shapes, ये हमने पढ़ ली, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा मून की, अगर हम बात करना शुरू कर रहे हैं तो मून को थोड़ा सा जान लें कि मून को आपने देखा होगा स्काई में कि ये एक तो मून है, मून की अलग अलग डिजाइन्स हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स में। कभी मून ऐसा दिखाई देता है, कभी मून केवल इतना दिखाई देता है, कभी मून और बड़ा दिखाई देता है। तो ये डिफरेंट शेप्स और साइज क्यों है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है। तो लेट अस सी फुल मून only once in about a month time, full moon night is called पूर्णिमा, ठीक है। क्या होता है वंस इन अ मंथ, इसका एक जो राउंड होता है वो 27 डेज का होता है, तो अप्रोक्सीमेटली एक मंथ हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 27 का इसका जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड वो कैसा होता है। तो इसका जो हमारा मून जो मंथ में एक बार होता है वो उसे हम फुल मून कहते हैं। एक बार ये मंथ में पूरा फुल हो जाता है, जब ये ऐसे ऐसे रहता है, ये डिजाइन रहती है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका ये पूरा फुल हो जाता है और धीरे धीरे ये फुल हो जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इसी इसको हम फुल मून कहते हैं, मतलब पूरा मून, हम इसको पूरा मून कहते हैं, ठीक है। इसी को हम पूर्णिमा भी कहते हैं। ये हमारा जो पूर्णिमा है ये काफी शुभ दिन माना जाता है, हमारे इंडिया में काफी शुभ दिन माना जाता है, कई लोग इस पे उपवास रखते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम कहते हैं फुल मून नाइट है, तो चांदनी है, जिसे हम चांदनी भी कहते हैं, ठीक है ना। पूरे पूरे लैंड पे आप देखेंगे तो एक रोशनी सी फैली रहती है, एक दूधिया रोशनी, एक मिल्की वाइट रोशनी फैली रहती है। उस दिन हम कहते हैं ये फुल मून है, हमें पूरा मून दिखाई देता है बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। ये हमारी फुल मून, इसे हम फुल मून कहते हैं, या हम इसको इंडियन लैंग्वेज में पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन सी इट एट ऑल, जब यू कांट सी इट एट ऑल इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। यू कैन ऑल्सो वॉच द नाइट स्काई क्लियर। व्हाट डज इट मीन्स, मून हमारा फुल है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ फोर्टनाइट, कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है जनरल टर्म में। देखिए फोर्टनाइट को एक नॉर्मल भाषा में ये समझ लीजिए कि एक फोर्टनाइट इज इक्वल्स टू 14 डेज। मतलब जब कोई भी बोल रहा है कि अ फोर्टनाइट लेटर, मतलब वो 14 दिन बाद, 15 दिन बाद की बात कर रहा है, ठीक है। नॉवेल्स में भी आप पढ़ते हैं अ फोर्टनाइट लेटर दिस हैपेंड, सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर 14 डेज, ठीक है। एक फोर्टनाइट 14 दिन के बराबर, 14 डेज के बराबर होती है, ठीक है। तो जब ये फुल मून है
इससे 14 दिन बाद क्या कंडीशंस मून की आती है, हम वो बात करते हैं कि भाई मून छोटा हो के गायब हो जाता है। ठीक है, मून दिखना बंद कर देता है, यह बहुत ही स्लाइट दिखता है, उसको हम न्यू मून बोलते हैं। क्योंकि मून न्यू मून क्यों बोलते हैं, जब वो गायब हो गया वो फिर से अपना फॉर्मेशन उस दिन के बाद से बढ़ना, अपना फॉर्मेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, ये न्यू मून हो जाएगा, न्यू मून। और अमावस्या, अमावस्या क्यों बोलते हैं भाई, द डार्केस्ट नाइट ऑफ द मंथ, बहुत डार्क होती है, कोई इसमें लाइट नहीं होती, क्योंकि मून नहीं होता है तो लाइट कोई देने के लिए है नहीं, बहुत ही डार्क नाइट होती। और डार्क नाइट होने के कारण क्या होता है, और अगर स्काई क्लियर है तो हमें हमारे स्टार्स बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारे जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं। तो अमावस्या के दिन अगर कोई भी पूछे कि भाई मून जब पूरा है, मतलब फुल मून पे स्काई ज्यादा अच्छा दिखाई देगा कि न्यू मून पे, तो भाई न्यू मून, क्योंकि डार्कनेस रहती है उस दिन हमारा मून ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन भाई ये दिन में क्यों दिखाई नहीं देते, दिन में you can't see all those things, all these celestial bodies, because bright light of the sun जो होती है, जो सन की ब्राइट लाइट होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है, वो रोशनी, वो इतनी ज्यादा तेज लाइट होती है कि आप उस लाइट के कारण, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्काई में ही रहते हैं, मून भी वहीं पर ही है, स्टार्स भी वहीं पर ही है, लेकिन सन की ब्राइटनेस के कारण आप इनको दिन में, इनको डे टाइम में देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे मैं आपको बताऊं कि भाई सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब डेफिनेशंस हैं, हम समझते जाते हैं, क्योंकि आगे जब हम इनके बारे में बात करेंगे, इस लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये शाइनिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज केवल वो भर नहीं है, ठीक है, जो शाइनिंग भर होती है, शाइनिंग बोला जाता है, लेकिन शाइनिंग बॉडीज में ये याद रखिए कि शाइनिंग खुद की भी हो सकती है और ली हुई भी हो सकती है। दैट मीन्स कि प्लैनेट्स हैं हमारे, वो भी सेलेस्टियल बॉडीज में आ सकते हैं, मून भी हमारा सेलेस्टियल बॉडीज में आता है, लेकिन लाइट उनकी खुद की नहीं है। ठीक है, वो सन से लाइट लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, लाइट देते हैं, चमकते हैं। लेकिन ऐसी ही सेलेस्टियल बॉडी जैसे हमारा सन है, हमारे स्टार्स हैं, उनकी खुद की लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में मैं आपको बहुत बताऊं, कुछ टर्म्स याद रखिएगा सेलेस्टियल बॉडीज में, कि सेलेस्टियल बॉडीज आर दोज जो हेवनली बॉडीज होती हैं। हेवनली बॉडीज, वन। सेलेस्टियल बॉडीज नेचुरल होती हैं, क्योंकि भाई सेलेस्टियल बॉडीज दैट मीन्स जो बाहर हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर के, उसमें अगर हम बात करें तो भाई सैटेलाइट्स भी हैं, तो क्या वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं? ठीक है, नेचुरल बॉडीज। टू, और आउटसाइड अवर एटमॉस्फेयर, ये अगर अर्थ है, ठीक है, और ये इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके बाहर जो बॉडीज हैं एटमॉस्फेयर के बाहर, वो बॉडीज हमारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। तो तीन वर्ड्स फॉर सेलेस्टियल बॉडीज: हेवनली बॉडीज, नेचुरल बॉडी, हेवनली बॉडी होनी चाहिए, बाहरी हमारी ऊपर की बॉडीज होनी चाहिए, हेवन का मतलब स्वर्ग ना समझ लेना, ठीक है, हेवनली बॉडीज, नेचुरल बॉडी होनी चाहिए जो हमने नहीं बनाई है, मैनमेड नहीं बनाई है, ठीक है, और दूसरी जो हमारी बॉडीज रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, जो कि आउटसाइड आर अर्थ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये तो सेलेस्टियल बॉडीज का डेफिनेशन हो गई, क्लियर कट, आप समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट्स आपके पढ़कर बाद में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, सम आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। सम, ये सम पे ध्यान देने वाली बात है, सम की हम बात करें, वाई सम, ठीक है, सम आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सम इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की हीट और लाइट होती है और कुछ की नहीं होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इसलिए सम आर वेरी बिग एंड हॉट, ठीक है, लाइक सन, लाइक सम स्टार्स, बिग एंड हॉट। अब हम गैसेस की अगर बात करें तो हम कहाँ थे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो गया आपका बीच क्लास में, बढ़िया वाली बात है। ठीक है, तो
सेलेस्टियल बॉडीज को हमने डिफाइन कर लिया। सम आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, ये गैसेस कौन सी गैसेस है? देखिए, मोस्ट ऑफ द गैसेस विच आर इन्वॉल्व इन हीटिंग एंड मेकिंग ऑफ सन, स्टार्स एक्सेट्रा आर हीलियम प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनके कारण हमारे ये सन है और बिग एंड हॉट बॉडीज है, इनका फॉर्मेशन हुआ। ये इन गैसेस की मोस्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे यहाँ पर हेवनली बॉडीज में गैसेस की बात हो तो हमें हीलियम और हाइड्रोजन दोनों को याद रखना है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये हीट एंड लाइट कैसे होती है थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे चैप्टर्स में बताऊंगा। ये जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हीलियम है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये सर्कल में, ये मोशन में घूमते रहते हैं आपस में, इस तरीके से ये घूम रहे हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है, व्हेन दे कोलाइड लाइट एंड हीट इज जनरेटेड बाय चर्निंग। चर्निंग जो होती है, जो उनका मिक्स होना होता है, जैसे चर्निंग जो हमारी मिक्सी में होती है उस तरीके जब होती है तो ये कोर के अंदर लाइट जनरेट करते हैं। ठीक है, ये इनका हीट जनरेटिंग प्रोसेस हो गया। इसको हम डिटेल में समझेंगे, यहाँ केवल इतना ही जरूरी है। सेलेस्टियल बॉडीज, अब जब जो सम बॉडीज हैं जो बिग एंड हॉट हैं, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज में जो खुद की हीट और लाइट देती है और बिग भी है और हॉट भी है, वो स्टार्स कहलाते हैं। वो हमारा स्टार कौन सा है? दिस इज आवर नियरेस्ट स्टार सन। ठीक है, नियरेस्ट स्टार सन। तो ये तो बात हो गई आपकी हीट की और लाइट की, सेलेस्टियल बॉडीज की। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? ठीक है, स्टार्स के बारे में जब हमने बात करी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्स, कि हमारे स्टार्स बनते हैं, सन बना, सेलेस्टियल बॉडीज होती है, स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टेलेशन होते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? एक सिंपल भाषा में समझिए, हमारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, स्टार्स जब स्काई में एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, एक डिजाइन फॉर्म करते हैं, या आपको शायद पता होगा, आपके पेरेंट्स भी बात करते हो, कई लोग सुनाते हैं। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपने देखा ट्राइंगल का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक फेमस पैटर्न है, वर्गो पैटर्न बोलते हैं उसको, वर्गो होता है, कन्या राशि से भी आता है वो। ये स्टार्स का पैटर्न है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गर्ल इज स्टैंडिंग इन द स्काई। इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं। इसी में एक हमारा फेमस पैटर्न है सप्तऋषि का पैटर्न। ठीक है, सप्तऋषि का पैटर्न है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में आता है। ये भी कॉन्स्टलेशन है, इस बहुत बड़ा कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर और बिग बेयर। ठीक है, तो भाई कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या बता दिया, यहाँ लिखा हुआ आपके लिए, नोट्स फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा हुआ है कि भाई स्काई वेरियस पैटर्न फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर। अब सप्तऋषि के बारे में मैं आपको बताऊं तो सप्तऋषि एक, ये एक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है। ये आप सुन लीजिए, सप्तऋषि के बारे में सुना होगा। सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स सेज। ठीक है, तो मतलब कि हम 7 ऋषिस के बारे में बात कर रहे हैं, कि ऐसा कहा जाता है कि 7 बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। ठीक है, 7 बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। जब उन्होंने साल्वेशन को प्राप्त किया, उनको डेथ नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो ये महान लोग होते हैं उनकी डेथ की, ये नहीं बोला जाता कि उनकी डेथ हो गई है, या डेथ होती ही नहीं, उनका ये माना जाता है वो साइकिल से फ्री हो गए, वो अब ह्यूमन लाइफ में आएंगे ही नहीं। तो साल्वेशन या मोक्षा, मोक्षा की हम बात करें तो ये जो 7 ऋषि थे, इनने मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष को प्राप्त करने के बाद ये स्टार्स बन गए। ठीक है, स्काईज में ये स्टार्स बन गए, और ये सब ने एक पैटर्न फॉर्म किया जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट फॉर्म करते हैं, और सप्तऋषि खुद में एक कॉन्स्टलेशन भी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज पोलर स्टार? ठीक है, पोल स्टार क्या होता है? पोल से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई स्टार से नॉर्मल लॉजिक भी लगाएंगे तो हम पोल, पोल जो हमारी होती है, जैसे कि हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो हम किसी ना किसी पोल स्टार की बात कर रहे हैं, तो इससे ये लॉजिक समझिए कि कहीं ना कहीं ये पोल पे होता होगा, साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे। इन दिस केस जो ये पोल स्टार फेमस है और ये जहां होता है, ये होता है नॉर्थ पे।
इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि नॉर्थ पोल पे है इसलिए इसका नाम नॉर्थ स्टार भी है। ठीक है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ठीक है, इस पोल स्टार की खासियत क्या है, ये हमेशा एक सेम पोजीशन पे होता है, नॉर्थ पोल के ही डायरेक्शन में होता है। अच्छा, पहले इसको लोकेट करने के लिए, ये रास्ता बताने के लिए बहुत काम आता था। ठीक है, पहले के जमाने में हमारे पास नेविगेशन तो थे नहीं, जीपीएस तो थे नहीं, तो ये रास्ता बताने के लिए बहुत काम आता था। तरीका ये निकाला गया था, इसमें सप्तऋषि जो पैटर्न फॉर्म होता है हमारा सप्तऋषि का, ठीक है ना, स्टार्स का कॉन्स्टलेशन जो है उसके यूज किया जाता था। देखिए, ये थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये स्टार्स का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, 3 4 5 5 6 7, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी इंसान यहाँ खड़ा होगा, पैटर्न स्काई में दिख जाता है। ठीक है, स्काई में दिख जाता है, जो लोग देख सकते हैं आप कभी देखिएगा क्लियर नाइट में स्काई में देखिएगा, आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो जो उसके दो स्टार्स का पैटर्न है, जब इस डायरेक्शन में, इन दो स्टार्स के डायरेक्शन में जब आप देखेंगे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये जो है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन पे ये स्टार फिक्स्ड दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन ढूंढा जाता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ डायरेक्शन एक बार मिल गई तो उसका अपोजिट डायरेक्शन साउथ हो जाएगा, और लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्शन फाउंड करी जाती थी। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि नॉर्थ पोल जो हमारा पोल स्टार है, इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ध्रुव तारा, ठीक है, ये आपने सुना होगा शायद, ध्रुव नाम भी होता है। ध्रुव मीन्स फिक्स्ड, स्टेबल, इसलिए इसका नाम ध्रुव तारा भी है। इसको हिंदू रीति रिवाज में हमारे इंडिया में ध्रुव तारा बोला जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की मैं बात करूं तो प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। सबसे पहली बात, ये लाइट हमारे सन से लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सेलेस्टियल बॉडीज है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आउटसाइड अवर एटमॉस्फेयर रहती है। ये अर्थ है, उसके आउटसाइड एटमॉस्फेयर है, तो ये भी हमारे लिए सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, बाहर है भाई, सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार जैसे हमारे यहाँ इस केस में हमारा सबसे नियर स्टार कौन सा है, सन। तो ये जो सन है, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो इसके रिवॉल्व करते हैं अराउंड, ठीक है ना, ये इनको लाइट देता है, और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देती है। ठीक है, इनकी खुद की लाइट्स नहीं होती, तो ये याद रखना, प्लैनेट की खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ठीक है, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स को डिफाइन करें अगर हम, तो ग्रीक वर्ड, इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्यों क्यों ग्रीक से आया बता चुका हूँ। ग्रीक वर्ड में प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब घूमने वाला। इसको क्यों बोला गया कि भाई अगर ये हमारा ऑर्बिट है, तो हमारा अगर ये अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, वो घूमता रहता है, इसके अराउंड कहीं भी घूमता रहता है, इसलिए उसको वॉन्डरर बोल दिया गया, घूमने फिरने वाला। ठीक है, प्लैनेट्स। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात कर ली है, प्लैनेट्स के अराउंड हमारा अगर अर्थ प्लैनेट की बात करी जाए, तो उसके अराउंड ये हमारा मून है, और हमारी कई दूसरी सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं। यू ऑल नो दिस, ठीक है ना। ये जो सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं और जो हमारा मून है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और मैनमेड, ठीक है, जो हमने बनाई है, वो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, मून हमारी एक अकेली नेचुरल सैटेलाइट है, यह हमें याद रखना है। ठीक है, हमारे पास एक ही सैटेलाइट्स है, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर की बात करूं, जुपिटर के पास 53 मून्स हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये सब आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं, मैं आपको जैसे बताऊंगा कि जुपिटर के पास मैक्सिमम है। ठीक है, हमारे पास एक ही सैटेलाइट है। ठीक है, इस तरीके से हमको याद रखना है थोड़ा थोड़ा कि भैया किसका
रिवॉल्यूशन कौन कितने समय में करता है, ये सब चीजें हमें याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में सोलर सिस्टम की अगर बात करें, सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है। सोलर सिस्टम में पहले तो हमारे सन आ जाता है, ठीक है। ये अगर अपन बनाए तो ये हमारा सन आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आते हैं भाई, हमारे 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, रैंडम तौर पे समझिए। ये 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। इन प्लैनेट्स के अपने अपने, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड प्लैनेट है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा। इसके अपने मून्स हैं, सबके पास अपने अपने मून्स हैं, ठीक है ना। तो सैटेलाइट्स, तो सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स भी आ गई, ठीक है। सबकी सब जितने प्लैनेट्स हैं उनकी जो अपने अपने मून्स हैं वो प्लैनेट्स आ गए, ठीक है। और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज कहाँ पर आ जाती हैं, देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, मार्स है, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट्स होते हैं। ये याद रखिएगा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये मार्स है, ये हमारा जुपिटर है, ठीक है। इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। तो एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स जो होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, वो भी हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, उनको सोलर फैमिलीज में काउंट किया जाता है, ठीक है। सोलर सिस्टम में काउंट किया था। अब ये सोलर सिस्टम के आप डायग्राम में देख लीजिए। डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा, इसको याद रखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन ठीक है, ये आप बार बार देखेंगे, जैसे हम मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं, बारंबार आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग ये करते हैं कि निमोनिक्स बनाते हैं, ठीक है। निमोनिक्स क्या होते हैं, निमोनिक जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर अगर इस केस में जैसे दिया हुआ है कि माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व मी नट्स, तो माय वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, कि अगर बात करिए इतने शॉर्ट की, तो इनकी जो पहले वर्ड्स हैं उनको आपने ट्रिक, जैसे हम ट्रिक कहते हैं, उससे हमने कोई एक ऐसा सेंटेंस बना लिया जिससे हमें इनके पहले वर्ड से या इसके नाम से हमें याद आ जाए। जैसे कि एम से हमारा मर्क्यूरी आ जाएगा, ठीक है, वी से वीनस आ जाएगा, और क्या कहते हैं, फिर अर्थ आ जाएगा। इस तरीके से हमारा अलग अलग आते जाएंगे और हम क्या कहते हैं, याद रख पाएंगे। लेकिन निमोनिक्स मेरा फिर भी आपको सजेशन रहेगा, हमारा यूपीएससी का कोर्स इतना बड़ा है और आई थिंक सो कि हमें इसको बार बार देखना चाहिए। ये निमोनिक्स वगैरह कुछ काम आ जाएंगे, लेकिन अगर आप निमोनिक्स बनाने जाएंगे तो आप कितने निमोनिक्स याद रख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसको कोशिश कीजिए, चीजों को याद रखने के लिए डायग्राम्स का यूज ज्यादातर कीजिए, ज्योग्राफी में खासकर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप डायग्राम्स का यूज कीजिए। तो डायग्राम्स में जैसे हम देखें तो ये आपने बहुत ध्यान से देख लीजिए कि ये स्पेशल क्या है। मार्स जो है, सबसे पहली बात तो हमारा पहला प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी है भाई, सन के क्लोजेस्ट मर्क्यूरी है। फिर वीनस है, ठीक है। अर्थ थर्ड नंबर पे है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। फिर मार्स है, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, याद रखना, मैं अभी आपको बताऊंगा एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर सैटर्न है, यूरेनस है, और सबसे दूर हमारा नेपट्यून है। और नेपट्यून इतना दूर होने के कारण ही इसका जो ये ऑर्बिट देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ऑर्बिट बहुत ही इसका लंबा है। तो ऑर्बिट लंबा होने के कारण क्या हो जाता है कि अ, उतना ही ये टाइम लेती है, जैसे कि ये 164 ईयर्स लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। ये जितने पास हैं ये उतना कम टाइम होता रहता है। हमारा अर्थ जो है 365 डेज लेता है, ठीक है। और मर्क्यूरी की अगर बात करी जाए, मर्क्यूरी तो 88 डेज में ही एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। इनके अपने अपने मून्स हैं, अर्थ के पास अपना एक मून है, जुपिटर का मैंने आपको बताया 53 मून्स हैं इसके पास, ठीक है। और जैसे मैं आपको बात करूं, फिर किसकी बात करते हैं, 53 मून्स हैं जुपिटर के पास। और जैसे इस डायग्राम में ये लिखा हुआ है 53 मून्स है अबाउट, ठीक है। और हम देखें, और 164 ईयर्स नेपट्यून का है, ठीक है। 53 मून्स इसके हैं।
अब मैं आपको आगे बताऊं कि जब ऑर्बिट की बात हुई है तो ऑर्बिट को आप डिटेल में समझिए कि हमारा ऑर्बिट क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर कट रहे कि भाई ऑर्बिट हम किसे कहते हैं। देखिए ये आप पाथ देख पा रहे हैं तो आप शायद ये बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। दो चीजें, एक तो ये सन है हमारा और इसके अराउंड जो पाथ बनता है वो सर्कल नहीं बनता, ये ऑर्बिट जो है वो ऐसे बनते हैं, इस तरीके से हमारे घूमते हैं। दैट मीन्स द ऑर्बिट इज नॉट सर्कल। ठीक है, ये कैसा है, इलोंगेटेड। ठीक है ना, ये इलोंगेटेड पाथ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इलोंगेटेड पाथ है, इट्स नॉट अ सर्कल। ये हमारे जो अर्थ हैं, हमारे जो प्लैनेट्स जितने, वो सन के अराउंड इलोंगेटेड पाथ में ट्रेवल करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट के मैं आपको टर्म्स बताऊं भाई, ऑर्बिट तो नॉर्मली बोल दिया जाता है कि इट्स अ फिक्स्ड पाथ। ठीक है, moving around the sun in a fixed path. When earth is moving around the sun in a fixed path, it is called its orbit. But थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे इसको और क्लियरली समझने के लिए। ऑर्बिट क्या है, एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ है। ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, एक अच्छी डेफिनेशन आप बना पाएंगे। रेगुलर और रिपीटिंग पाथ है जो कि वन बॉडी, जैसे कि हमारा अगर अर्थ है, ये अर्थ हमारा या जुपिटर अर्थ किसी को भी ले लें तो सन के अराउंड घूम रहा है, तो वन बॉडी मींस वन ऑब्जेक्ट। अर्थ हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, सन इज अनदर ऑब्जेक्ट। सो डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि ऑर्बिट इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पाथ वन ऑब्जेक्ट इज टेकिंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जो रेगुलर और रिपीटिंग पाथ में घूमता है, हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे नीचे बताइएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। अब हम अपने सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सन को अब हम समझते हैं कि भाई सन क्या है। शॉर्ट में अगर हम सन को देखें तो भाई इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर में होता है, सब उसके आजू बाजू घूमते हैं भाई। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती हैं उसमें। एक्सट्रीमली हॉट गैसेस कौन सी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम आर द मेन जिनसे ये बनते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम होती है। प्रोवाइडिंग द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये पुलिंग फोर्स क्या है, पुलिंग फोर्स क्या है। ठीक है, तो पुलिंग फोर्स ऐसा ही समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी फिजिक्स में जाते हैं इसकी और इसको समझते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये इस पाथ में घूम रहा है भाई। अब हमारा अर्थ जो है इसके अराउंड क्यों घूम रहा है, उसके रीजन क्या है। भाई अर्थ है, अगर फ्री है वो तो कहीं भी घूम सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, कोई भी पार्ट ट्रेवल कर सकता था, जिगजैग स्क्वायर ये सब क्यों नहीं करता। ठीक है, इसका मेन रीजन है अर्थ का अपना एक फोर्स है। ठीक है, इसको इमेजिन करिए कि हमारा सन और अर्थ जो है एक रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जब आप कोई भी सामान लेंगे एक रस्सी से बांधकर और उसको पूरे फोर्स से घुमाते हैं तो आप देखते हैं ना कि एक पाथ वो आपके अराउंड फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इमेजिन कीजिए कि ये जो रस्सी है इसका नाम है जिससे बंधा हुआ है, ये ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स। ठीक है, जो सन अर्थ को लगाती है और अर्थ भी सन के लिए अट्रैक्टेड रहती है, क्योंकि भाई इसमें भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल है। वीक जरूर होता होगा क्योंकि बॉडी छोटी है, अर्थ सन से छोटा है, तो भाई हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल इसमें भी है और सन में भी है, लेकिन सन क्योंकि बड़ा है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो एक साइडवेज एक फोर्स तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जिसके कारण ये अर्थ के अराउंड घूमती। और दूसरा फोर्स ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, जितनी भी बुक्स हैं सब में आप नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप इस फोर्स को भूल जाते हैं। एक फोर्स और लगता है जिसको हम
साइडवेज फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं जिसके कारण हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है। ठीक है, दीज टू फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ये हमारे न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने इस तरीके से इसको फाइंड किया कि भाई अगर हम कोई भी अर्थ पे कोई भी चीज ऊपर को फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है, तो उनने इसका क्या निकाला था कि भैया ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ठीक है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल, तो अर्थ पे अगर कोई छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ उसको खींच के अपने सेंटर की तरफ नीचे की तरफ खींच लेती है एकदम से, तो भाई अर्थ को भी सन जो है, सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी तरफ खींच रहा है, इसलिए एक अट्रैक्शन बिल्ट हो गया है और वो एक बाइंडिंग फोर्स बन गया है, जिसे यहाँ बोला गया पुलिंग फोर्स बाइंडिंग द सोलर सिस्टम। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब किसी ना किसी ग्रेविटेशनल पुल से हमारे बंधे हुए हैं। ठीक है, वो बाइंडेड हैं हमारे सन से। जो ग्रेविटेशनल हमारे लगाता है अर्थ और सन में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ईच अदर पे जो लगाते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पे लगाते हैं, वो 3.52 इंटू 10⁻²² न्यूटन का पावर लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया पुलिंग फोर्स, समझ गए। अब आप ये समझिए कि सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, उसके बाद भी आप सोच के देखिए कि हमसे वो 150 मिलियन किलोमीटर सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? जनरल एवरेज डिस्टेंस जो है हमारा सन और अर्थ के बीच का 150 मिलियन किलोमीटर्स है, बल्कि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। आप ये समझ सकते हैं कि नियरेस्ट होने के बाद भी इतना दूर है हमसे। ठीक है, आगे हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सभी को पता है। पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, फिर उसके बाद प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। ठीक है ना, 2006 में जब हमारे 9 प्लैनेट्स थे, एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने ये डिसाइड किया कि भाई ये बहुत ही छोटा है और इसको प्लैनेट कहना इट्स नॉट राइट, तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। ड्वार्फ मतलब बोना, छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट DWARF ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। ठीक है, और इसको हमारी प्लैनेट लिस्ट से, मेन प्लैनेट लिस्ट से हटा दिया गया। तो नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जो कि फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट। ठीक है, फिक्स्ड पाथ मतलब उनका ऑर्बिट उसमें सन के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, एक जो किस किस शेप में घूमते हैं, तो बात करिए भैया इलांगेटेड डायरेक्शन में घूमते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है ना, इलांगेटेड पाथ में घूमते हैं सभी। ठीक है ना, सर्कल मत बोल दीजिएगा, कभी ध्यान रखिएगा हमेशा इलांगेटेड पाथ में। मर्क्यूरी हमारा नियरेस्ट सन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 88 डेज लेता है एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करने में। वीनस को अर्थ ट्विन इसलिए कहा जाता है, अर्थ ट्विन इसलिए कहा जाता है कि इसका शेप और साइज काफी हद तक अर्थ के बराबर है, छोटा है लेकिन अर्थ जैसा है। शेप एंड साइज के कारण इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है। ठीक है, प्लैनेट्स में रिसेंटली व्हाट हैपेंड, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया था। मूविंग फर्दर, अब हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा अर्थ, हमने अभी क्या किया, यूनिवर्स के बारे में जाना, फिर हमने थोड़ा मिल्की वे के बारे में जाना, फिर हम सोलर सिस्टम में पहुंच गए अपने, और हम अभी तक सोलर सिस्टम और अदर प्लैनेट्स के बारे में जान रहे थे। अब हम धीरे से अर्थ पे फोकस्ड हो जाएंगे। आगे चलकर हमारा जितनी पूरी थ्योरीज हैं, जितनी स्टडीज है ज्योग्राफी की, वो अर्थ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो अर्थ के बारे में बेसिक जाने, मैंने आपको बता दिया था, ये अगर सन है 1 2 3, तो ये थर्ड अर्थ है हमारा, तो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, ये हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर हमारे 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, तो इसमें से हमारा 5th लार्जेस्ट कौन सा है? अर्थ। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट जुपिटर। ठीक है, 5th लार्जेस्ट अर्थ है। ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये चीज समझिए कि स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, अर्थ जो है हमारा
अर्थ जो है हमारा ये पोल पे फ्लैट है। ठीक है, मैं क्लियर कर लूं। अरे भाई इरेज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? इसको मिटाएंगे नहीं तो आगे बताएंगे कैसे? आएगा आएगा, टेक्नोलॉजी है, चलता रहता है, अभी उतनी ज्यादा डेवलप भी नहीं हुई है ना। जस्ट अ मोमेंट। या ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इरेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर ना समझते हुए हम यहाँ पर छोटे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ जो है ये बोल रहा है कि अर्थ जो है हमारा, हम सोचते हैं अर्थ हमारा पूरा गोल है, बट ऐसा नहीं है। अर्थ जो है हमारा थोड़ा सा पोल्स पे फ्लैट है और सेंटर में थोड़ा सा बल्ज है। तो ये 100% स्फीयर नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्फीयर जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल है। ठीक है, ये हमको समझने की जरूरत है। जो इसका शेप है इसको जियोइड कहा जाता है। इसको हम डिफाइन करें अगर जियोइड, तो जियो का मतलब तो मैंने बता दिया था, रिलेटेड टू द अर्थ। ठीक है, और ऑइड का मतलब ये भी ग्रीक से ही निकला है, ऑइड मतलब रिसेंबलिंग द अर्थ। तो जिसका शेप अर्थ जैसा होगा उसको हम जियोइड कह सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ डिफरेंट दूसरा नेम भी जो हमारा अर्थ प्लैनेट का, उसको जियोइड भी कहा जा सकता है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको अर्थ भी कहा जाता है, इट्स अ शेप लाइक अर्थ। ठीक है, अब भाई अर्थ पे हमारी फेवरेबल कंडीशन से हम क्यों इस पे रह पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, इस पे वाटर भी है, इस पे एयर भी है, इसलिए हम रह पाते हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर हमारी गैसेस की बात करिए तो इस पे ऑक्सीजन है, बहुत सारे अदर प्लैनेट्स हैं उन पे ऑक्सीजन ही नहीं है, रह नहीं सकते। इस पे पानी है, पानी और इतना है, हमारा जो ओशियन है और सब हमारी वाटर बॉडीज मिला के 2/3 सरफेस जो है हमारे अर्थ का, वो वाटर बॉडी ही है, वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, मून के बारे में हम बात करें, देखिए मून पे दो चीज समझने की कोशिश करिए। एक तो ये जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है, इसका भी एक ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड। तो मून जो हमारा अर्थ के अराउंड घूमता है, ये 27 डेज लेता है एक रोटेशन पूरा करने में। उसी के कारण हमारे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, फुल मून, ठीक है, और न्यू मून बनते हैं। ठीक है, रोटेशन उसी हिसाब से लेता है, सॉरी रिवॉल्यूशन करता है अर्थ के अराउंड 27 डेज में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये और ध्यान रखिएगा, स्पिन की अगर हम बात करें, स्पिन मीन्स, स्पिन ऑल टुगेदर यहाँ से बहुत डिफरेंट है। स्पिन जैसे आपने बॉल देखी होगी, बॉल जो हमारी रहती है, जो आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी, खुद में ऐसे ऐसे घूमते हुए आती है। कभी आपने उसका स्लो फोकस मोशन देखा हो तो बॉल हमारी घूमती है खुद में गोल गोल घूमती है, स्पिन करती है, गोल 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 घूमती है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा स्पिन है, एक स्पिन जो कंप्लीट करती है, हमारा जो मून एक स्पिन कंप्लीट करता है, वो भी 27 डेज ही लेता है। इट ऑल्सो टुक 70 वो 27 डेज टू कंप्लीट इट्स वन स्पिन। यही एक कारण है कि 27 डेज हमारे रिवॉल्यूशन को लगते हैं और 27 डेज का एक स्पिन होता है। उसके कारण हम मून का केवल हमेशा एक ही साइड अर्थ को विजिबल होता है, हम दोनों साइड नहीं देख पाते हैं, हमको मून का एक साइडेड विजिबल होता है। मून पे हम और बात करें, मून पे माउंटेन्स हैं, ये पता किया गया, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस मतलब कि, डिप्रेशंस मतलब ये अगर नॉर्मल सरफेस है तो ये डिप्रेशन हो गया। ठीक है, इस टाइप के डिप्रेशंस हैं ऑन इट्स सरफेस। मून के बारे में तो ये बात हो गई। हमारी सेलेस्टियल बॉडीज में अगर आगे बढ़े, अभी मैंने आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में काफी बताया, तो व्हाट आर एस्टेरॉइड्स?
ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स जो हैं, एस्टेरॉइड्स हमारे भैया बहुत ही टाइनी बॉडीज हैं, ठीक है। टाइनी बॉडीज हैं, छोटी बॉडीज हैं हमारे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स अगर छोटी बॉडीज के बारे में बात करी जाए तो एस्टेरॉइड्स कितनी छोटी बॉडीज हैं, हमको किस रिस्पेक्ट में देखना है। जैसे अगर छोटी बॉडीज हैं तो आप इनको अर्थ की जो छोटी बॉडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट में मत ले लीजिएगा, हमारे यहाँ के हिसाब से तो वो बहुत बड़ी बॉडीज हैं। पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी जाए तो इन रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट्स, ये एस्टेरॉइड्स उनकी तुलना में छोटी बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो द टाइनी बॉडीज मूव अराउंड द सन, ठीक है, दीज आर द टाइनी बॉडीज मूव्स अराउंड द सन, या आप इनको रॉक समझ लीजिए, ठीक है। ये सन के अराउंड मूव करते हैं, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। और अगर थोड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, थोड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, इफ दे आर लार्ज दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। दैट मीन्स प्लैनेट लाइक। तो प्लैनेट जैसे अगर थोड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि यार ये प्लैनेट जैसे हो सकते हैं तो उनको प्लैनेटॉइड्स, मतलब लार्ज एस्टेरॉइड्स आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी मैंने आपको पहले ही बताया था। एस्टेरॉइड जो हमारा बेल्ट है, ठीक है, एस्टेरॉइड्स जो हमारे हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करते हैं। जो हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है सॉरी, वो हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में, ये याद रखना है, लाई करता है। Scientists are all of the view that asteroids are the part of planets which exploded many years ago. जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेबुलर थ्योरी बताऊंगा, बिग बैंग थ्योरी बताऊंगा, तो उसमें और चीजें सामने आएंगी। लेकिन यहाँ के लिए आप केवल इतना समझिए कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि एस्टेरॉइड्स कहाँ से आए। तो उनका कहना था भाई ये अर्थ था या कोई भी प्लैनेट्स थे, दूसरे प्लैनेट्स थे, उनमें एक्सप्लोजन हुए, एक्सप्लोजन होके कुछ टुकड़े बाहर निकल गए और ये टुकड़े हमारे स्पेस में एक ऑर्बिट के अराउंड घूमने लगे, यही एस्टेरॉइड्स हैं। ये साइंटिस्ट का मानना है, बहुत सालों पहले ऐसा हुआ होगा। साइंटिस्ट की बात हुई है तो मून की अगर बात करें तो आप ये बताइए, हमारा एस्ट्रोनॉट के बारे में बताइए कि हमारा पहला, जैसे वो 3 इडियट्स में पूछा था कि आप बताइए हु इज द वन हु फर्स्ट रीच द मून, तो भैया कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1961 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे हमारे, हमारे नहीं थे, मतलब यूएसए के थे, ठीक है ना। और मुझे कंट्री ढंग से याद नहीं है खैर किस कंट्री के थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे हमारे जो पहली बार मून पे गए थे, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ये आप लोग ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइएगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं चीजों को, जब ऐसा समझ में आएगा कि आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही है, कि भैया मून पे सबसे पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। हमारे फर्स्ट इंडियन कौन थे जो मून पे गए थे? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1984 में हमारे इंडिया से फर्स्ट मैन, वो भी मैन थे, ठीक है। तो कौन गए थे? हु वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच मून फ्रॉम आर इंडिया? ये आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। ये तो रही एस्ट्रॉइड्स की बातें। नाउ अब आप मुझे ये बताइए मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स आपने सुना होगा, इनको मीटियोरॉइड्स को उल्का पिंड भी कहा जाता है। ये बहुत ही मजेदार चीज है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई लोग सोचते हैं, ठीक है, इस तरीके का ये शेप लेता है जब टूट के गिरता है तो, ठीक है। कई लोग सोचते हैं टूटता हुआ तारा है, बट भाई जनरली ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है। मीटेरॉइड्स जो होते हैं उनको भी कंफ्यूज कर जाते हैं। मीटेरॉइड्स भी क्या होता है, मीटेरॉइड जब अर्थ सरफेस नहीं, अर्थ एटमॉस्फेयर के क्लोज आ जाते हैं तो कई बार ये फॉल कर जाते हैं। जब ये फॉल कर जाते हैं, जब ये ड्रॉप करते हैं, तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें इनका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण इनमें फायर जनरेट हो जाता है और ये जल जाते हैं, ठीक है। दे गेट बर्न, ठीक है ना। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब एस्टेरॉइड बेल्ट, सॉरी, जो मीटेरॉइड है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मीटेरॉइड अगर हमारा बहुत बड़ा है तो ये बर्न तो होता है, पर पूरी तरीके से ये बर्न नहीं हो पाता है, अर्थ अर्थ पे आकर गिर जाता है,
ठीक है, ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट कि अगर अर्थ पे आके गिर गया तो अर्थ पे क्या होता है, इतना बड़ा होता है तो यहाँ डिप्रेशन हो जाता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ सरफेस पे यहाँ गड्ढा जिसे हम कहेंगे एक तरीके से, तो ये गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, तो मीटेरॉइड्स जो हैं दे आर स्मॉलर बॉडीज, ये एस्टेरॉइड से भी छोटे होते हैं। स्मॉल पीस ऑफ रॉक समझ लीजिए, दे आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन। ठीक है, दे आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स और उल्का पिंड। उल्का पिंड भी कहा जा सकता है। Meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. Due to the friction with the air, they get heated up and burn, causes the flash of light. ठीक है, अब हम थोड़ा सा मिल्की वे के बारे में समझते हैं। हम एंड पे आ गए, मीटेरॉइड समझ लिए हैं, प्लैनेट समझ लिया है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स होते हैं समझ लिया, सन समझ लिया, सोलर सिस्टम समझ लिया। मिल्की वे में मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि हमारा मिल्की वे जो है वो दिखता कैसा है, केवल इतना समझिए। देखिए हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, बहुत बड़ी गैलेक्सी है, इसके अंदर ना जाने कितने स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, तो ये एक वाइड ब्रॉडबैंड की तरह दिखता है, क्लियरली नाइटी नाइटी स्काई पे, स्टारी स्काई पे ये हमारा क्लियर एक ब्रॉडबैंड है जो दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऐसा 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 एक पूरा फॉर्मेशन आपको ऐसा लगेगा जैसे रिवर ऑफ स्काई, रिवर ऑफ लाइट्स हो। ठीक है, रिवर ऑफ लाइट दिखाई देगी, इसलिए इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, आकाश गंगा भी कहा जाता है। तो आकाश गंगा कहा जाता है, मिल्की वे भी कहा जाता है, दूध की नदी भी कहा जाता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। सोलर सिस्टम हमारा इसका एक पार्ट है। ठीक है, इसमें बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और जब इतने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं तो क्लाउड्स ऑफ डस्ट भी हैं और गैसेस भी हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस इसमें मिल जाती हैं। सो यहाँ तक हम पहुंच गए। ये हमारा सोलर सिस्टम का आपका इंट्रोडक्शन था, ये एंड हो गया है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, एक तरीके से होमवर्क में नहीं, एक एक्सरसाइज के तौर पे मैं जैसे आपको बताऊं कि जैसे हमारा लाइट ईयर है, लाइट ईयर को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सन के बारे में मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स कि सन की जो रेज होती हैं हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 8 मिनट लेती हैं। डू यू नो दिस? ये पता होना चाहिए, ये स्टेट पीएससीज में आ जाता है। 8 मिनट्स लेती हैं। लाइट की स्पीड जो है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आप महसूस कर सकते हैं ये कितनी स्पीड होगी लाइट में? उसके बाद भी 8 मिनट्स लेती है हमारे सन, हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स कि सन पे यहाँ जो सिनारियो बन रहा होगा, यहाँ जो जहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहे होंगे, वो हमको 8 मिनट बाद अर्थ पे, मतलब जो भी हम देखते हैं, जब हम सन की तरफ देखते हैं तो जो भी हमें अभी दिखाई दे रहा है वो 8 मिनट पहले हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स जो यहाँ हो रहा है हम तक पहुंचते पहुंचते उसको 8 मिनट लग जाते हैं, तो हम 8 मिनट बाद का सीन देख पाते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखने लायक बात है। सैटेलाइट्स की मैं बात करूं तो हमारी इनसेट है, ठीक है, एड्यूसेट है, हमारी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मैन मेड सैटेलाइट्स की बात करी जाए तो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं कि मैन मेड सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। एक हमारी सैटेलाइट है अभी जो बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है, EOS-01, ये हमारी सैटेलाइट है। ठीक है, जिसको अभी लॉन्च किया गया है, ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुई है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, जहां से इसको लॉन्च किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए, मुझे बताइए कि वो कौन सा आइलैंड है जिससे EOS-01 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन है। ठीक है, ये भी आपको बता दिया, इससे ज्यादा हिंट और क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि ये एग्जैक्टली कहाँ से लॉन्च होती है। तो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। ये हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है, एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको डिटेल में सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर अभी एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये 2001 में हमारे प्री में एक क्वेश्चन आया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज स्फेरिकल। अर्थ हमारा लगभग स्फेरिकल डिजाइन में है, ये सबसे पहले किसने बोला था? आंसर इज ए, एरिस्टोटल ने बोला था हमारे कि हमारा
जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। ये सभी जो मैंने आपको बताया है, आपने जब इंट्रोडक्शन की क्लास करी होगी, ये टॉलमी है, स्ट्रैबो है, ये सभी इनने ज्योग्राफी के बारे में स्टडीज करी है, ज्योग्राफी कहा है। यूपीएससी इसी तरीके के कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछ लेता है। दीज ऑल स्कॉलर्स आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी ओनली, ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। बट द आंसर इज एरिस्टोटल। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भैया कौन कहां पर क्या है, ठीक है ना। अगेन हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैंने आपको बता ही दिया, यूज माई कोड VS10 VSS10 आप यूज करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज अ रैप ऑन आवर सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम आगे दूसरी क्लासेस में अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आगे हमारी क्लास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे आएगी, उसके लिए आप रेडी रहिएगा।